नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं देव। स्पेशल बुलेटिन में आपकी मुलाकात उन खबरों से कराएंगे जो दिन भर की बड़ी सुर्खियां बनी। बात करेंगे नोट बैन के बवाल पर संसद के मचे हंगामे की। आखिर क्यों ममता और केजरीवाल आए साथ और क्यों शाह ने भरी मुलायम के गढ़ में हुंकार, ये भी जानेंगे। बात होगी 500 करोड़ के शाही शादी की और टीम इंडिया में बॉलीवुड एक्टर रणवीर की एंट्री की। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। आजमगढ़ में गरजे अमित शाह, कहा नोट बैन से उड़ी मायावती और अखिलेश भैया की नींद, जनता से की सपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील। रामगोपाल की घर वापसी पर माए ने साधा निशाना, कहा सियासी नोटंकी कर रही है सपा, चुनाव में होगा नुकसान। नोट बैन पर रोक लगाने के लिए अदालतों में कई मामले दर्ज, केंद्र सरकार ने भी रोक लगाने की गुजारिश, शुक्रवार को सुनवाई करेगा केंद्र। नोट बैन पर वित्त मंत्री जेटली का बड़ा बयान, किसी भी कीमत पर नहीं होगा फैसला वापस, डिफाल्टरों से वसूला जाएगा पूरा कर्ज। और बलिया में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत मामले में उठी जांच की मांग, लापरवाही के चलते कोतवाल सस्पेंड। और जैसी आशंका थी वही हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में खूब गर्मी रही। राज्यसभा में विपक्ष जहां पीएम को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा, वहीं लोकसभा में भी विपक्ष चुप नहीं रहा। मुद्दा सिर्फ एक था, नोटबंदी। उधर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष नोटबंदी पर लामबंद रहा। नोटबंदी की चर्चा की मांग पर शोर शराबा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि सरकार ने वोटिंग नियम के तहत इस मुद्दे पर चर्चा से साफ मना कर दिया। इस पर विपक्ष ने तेवर और कड़े कर लिए। बाद में हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक सस्पेंड कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। दरअसल नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष है, जिसको लेकर सरकार से चर्चा की मांग की जा रही है। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि नोटबंदी के मुद्दे पर वो वोटिंग के तौर पर चर्चा करे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि वो किसी भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वोटिंग को लेकर वो तैयार नहीं है। दरअसल विपक्ष की ये मांग है कि वोटिंग को लेकर अगर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं पाला उसकी तरफ होगा और गेंद उसके पाले में होगी, लेकिन ऐसा कहीं भी दरअसल सरकार नहीं चाहती कि उसकी किरकिरी हो। हालांकि सरकार ने पहले से कह दिया कि वो नोटबंदी को लेकर किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिला, जिसके चलते पहले कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित लोकसभा की गई। उसके बाद फिर कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर दरअसल हंगामा इसलिए भी है क्योंकि सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष अपने तर्क दे रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जनता को परेशानी हो रही है। जनता की परेशानी का हवाला देकर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की। हालांकि इसको लेकर सरकार ने जवाब दिया, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी फैसला है वो दूरगामी है। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री खुद आए सदन में और वो इसका जवाब दे, जिसको लेकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो नोटबंदी को लेकर दरअसल चर्चा की बात की जा रही है, लेकिन नोटबंदी को लेकर विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वोटिंग के तहत चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। इसी को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि पहले लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, उसके बाद कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और नोटबंदी का जो फैसला लिया है उसे वापस सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अटल है। सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेगी। नोटबंदी पर संसद से बाहर सड़क पर भी महासंग्राम मचा है। आम लोग जब एटीएम और बैंक के बाहर लाइन लगाकर पसीना बहा रहे थे, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सियासत में जुटी थी।
राजधानी दिल्ली में नोट बैन के खिलाफ दोनों ने मिलकर एक रैली की। दोनों ने रैली में केंद्र सरकार को घेरा और बीजेपी नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी नोटबंदी को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिली थी। उनकी एक ही मांग है कि 500 और 1000 के पुराने नोट पर लगे बैन को तुरंत वापस लिया जाए। और केजरीवाल भी मौके को भुनाने में जुटे हैं। वैसे भी मोदी पर निशाना साधने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, तभी तो वो लगातार नोटबंदी पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने बिड़ला और सहारा से करोड़ों की रिश्वत ली। केजरीवाल ने जनता के सामने सबूत पेश करते हुए मामले की जांच की मांग की। उधर केजरीवाल ने बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता खुद 500 करोड़ की शादी कर रहे हैं और आम जनता को लाइन में लगा रहे हैं। 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी हैं। ये सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है। मुझे नहीं पता दिए कि नहीं दिए, इन कागजों में लिखा हुआ है। जांच होनी चाहिए थी, इन कागजों की कोई जांच नहीं हुई। मन में शक पैदा होता है। आज सारे देश के लोग पूछ रहे हैं, हम लोगों को लाइनों में लगा दिया, अंबानी अडानी की रेड क्यों नहीं हो रही, उनका काला धन क्यों नहीं आ रहा। आज हम लोगों को लाइन में लगा दिया, स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मन में शक पैदा होता। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुलायम के गढ़ में गरजे और अखिलेश भैया और बहन मायावती को जमकर खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने कहा कि नोट बैन से सपा और बसपा की परेशानी उनकी समझ से परे है। इस दौरान शाह ने दोनों पार्टियों पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आरोप लगाया और प्रदेश सरकार की जनता से सपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। बहन जी के चेहरे का कलर उड़ गया। अरे बहन जी, अखिलेश भाई, आपको किस बात की चिंता है? ये भाजपा के सारे नेता बैठे हैं, किसी के मोहरे पर मुंह पर कलर नहीं उड़ा है।
सभी के सभी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमारे पास काला धन था ही नहीं तो जाएगा कहां से। जो कोर्स भेजते हैं यूपी के विकास के लिए ये नीचे तक नहीं पहुंचे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार रहते हुए यूपी का विकास हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, यूपी का विकास ये सपा बसपा नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार को। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती, उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव का कुनबा फिर एक हो रहा है। वैसे समाजवादी कहते हैं कि कुनबा कभी बिखरा ही नहीं था, लेकिन पार्टी की एक ईंट आज फिर से पार्टी की दीवार से जुड़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आज उनके फिर से पार्टी में वापस शामिल होने का ऐलान किया। पार्टी ने उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया। पिछले दिनों अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई के बीच टांग घुसाने के आरोप में नेताजी ने पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। माना जाता है कि रामगोपाल अखिलेश के खास रहे हैं। आपको बता दें, नोटबंदी पर चर्चा के दौरान जब राज्यसभा में बुधवार को रामगोपाल यादव बयान दे रहे थे, उस वक्त कुछ पार्टियों ने पूछा था कि वो किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। वैसे वो जो भी बोल रहे थे वो समाजवादी पार्टी की लाइन पर ही बोल रहे थे। तभी बहुतों ने समझा कि मुलायम अपने इस महासचिव को छोड़ने वाली नहीं है। वैसे खबर तो ये भी है कि अखिलेश अपने पापा मुलायम को रामगोपाल के प्रति मुलायम करने में काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि शिवपाल और नेताजी के इस फैसले को कैसे लेते हैं। रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी से साफ हो चला है कि अखिलेश यादव की स्थिति पार्टी में अब भी मजबूत बनी हुई है। सीएम अखिलेश यादव भी रामगोपाल यादव की वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे थे और यही वजह थी कि संसद सत्र शुरू होने से पहले तक मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाए रखा था। यहां तक कि रामगोपाल यादव के निष्कासन की सूचना भी राज्यसभा के सभापति कार्यालय को नहीं दी गई थी, यानी मुलायम की नाराजगी भी समय के साथ कम हो चली थी। लखनऊ में बीते दिनों हुई समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा में पार्टी का नेता चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह को दे दिया गया था, लेकिन मुलायम ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया। यानी संकेत साफ था कि रामगोपाल यादव पार्टी में लौटेंगे। रामगोपाल यादव ने जिस तरह बुधवार को राज्यसभा में सपा का पक्ष रखा, उससे उनकी मजबूत होती स्थिति का पता चलता है। कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है। कोई भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लाइन में नहीं है, उसने सब अपना पैसा बदल लिया है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी आया है, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो बताएं कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को इनकम टैक्स ने असेस किया है इस घटना के बाद। संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले सैफई में रामगोपाल यादव ने जो आंसू बहाए, उससे भी मुलायम सिंह कुछ हद तक पिघले। रामगोपाल यादव के मजबूत होने से सपा परिवार के विवाद में शिवपाल यादव की स्थिति कमजोर होगी। शिवपाल यादव ने ही रामगोपाल यादव के निष्कासन का पत्र जारी किया था। शिवपाल यादव ने अध्यक्ष बनते ही रामगोपाल यादव के समर्थकों को पार्टी से बाहर कर दिया था। सपा परिवार के विवाद में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हैं। रामगोपाल यादव ने इस पूरे मामले में अखिलेश यादव का खुलकर साथ दिया था, जिससे आज जो हुआ वो चौंकाने वाला नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया वॉच। वो कभी रोने लगते हैं तो कभी संकेतों में ही सब कुछ कह जाते हैं। रामगोपाल का ये रूप कईयों को भाता है। आज सस्पेंशन खत्म होने पर उन्होंने मुलायम को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी बिना कुछ कहे सुने हुई है। वो ये सफाई देने से भी नहीं चूके कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। बेशक उन्होंने अपनी वापसी के लिए कुछ न कहा हो, लेकिन उनके आंसू नेताजी को शायद बहुत कुछ कह गए हों। कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी पर दाग लगे, इसलिए मैं अपने को पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं
और इसके बावजूद मुझे सफाई देना पड़े, ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया, न कभी कर सकता। चाहते क्या है आप? आपको लगता है कि अगर लोग समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करें, और नहीं समझते कि अन्याय नहीं हुआ तो मत ठीक करें। हमें क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई कभी लालच नहीं रहा, मैं कभी मंत्री नहीं बनना चाहा। मैं मंत्री बनना चाहता तो न्यूक्लियर डील के वक्त दिल्ली में मंत्री बनता। मैंने नेताजी साहब मना कर दिया कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है? कोई भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लाइन में नहीं है, उसने सब अपना पैसा बदल लिया है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी आया है, वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो बताएं कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को इनकम टैक्स ने असेस किया है इस घटना के बाद। देखिए, मैं तो घर में ही था और टेक्निकली पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में का जन्मजात सदस्य हूँ। कल भी आप लोगों ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में संसद में बोले, राज्यसभा में बोले, तो मैंने कल भी कहा था कि मैं तो जन्मजात नेता हूँ। तो पार्टी में वापसी है, अब नेताजी की कृपा है, नेताजी कभी मेरे खिलाफ नहीं रहे। जानते हैं कि मैं पार्टी के लिए काम हमेशा करता रहा और आगे भी करता रहूँगा, और जो जैसा निर्देश पार्टी के नेतृत्व का होगा उससे हटके मैंने जीवन में कभी काम नहीं किया। जब उन्होंने सब वापसी कर दी है बिना कुछ कहे सुने, तो ये मान के चलिएगा कि पार्टी के निर्देश के हिसाब से ही हम काम करेंगे। मैंने पहले भी पार्टी के निर्देश का कभी उल्लंघन नहीं किया, और नेताजी अपने मन से मेरे खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुलायम कुनबे से घमासान से मायावती बेहद खुश थी, लेकिन जैसे जैसे कुनबा एकजुट हो रहा है, माया के तेवर सुस्त पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रामगोपाल की वापसी पर बीएसपी पहली पार्टी थी जिसका आधिकारिक बयान आया। मायावती ने रामगोपाल यादव की सपा में वापसी को नौटंकी करार दिया। मायावती की माने तो सपा ने सिर्फ दिखावे के लिए सुलह की है, जबकि सपा दो खेमों में बटी है। अब मायावती से कोई ये पूछे कि रामगोपाल की वापसी पर बयान देने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी? अभी ये लोग श्री राम गोपाल यादव की वापसी कर ले, चाहे कितने भी लीपापोती कर ले, चाहे वो शिवपाल यादव को फिर से मंत्री बना दें, तो कितना भी ये लोग लीपापोती कर लें, लेकिन सपा परिवार में जो दो खाई पैदा हो गई है, इनका परिवार दो खेमे में बट गया है। एक अखिलेश खेमा है और एक शिवपाल खेमा है। मीडिया के अंदर दिखाने के लिए कि ये ऐसा इंप्रेशन दे दे कि पूरा परिवार एक हो गया, वो हुआ नहीं। कि जब चुनाव होगा तो चुनाव में चाहे ये लोग मिलके ऊपर कितना ये इंप्रेशन देते रहे कि हम लोग सब एक है, सपा परिवार के लोग, लेकिन होगा क्या चुनाव में कि जिन सीटों पर सपा खेमे के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उन कैंडिडेट को, उन उम्मीदवारों को तो दूसरा खेमा हराएगा, अखिलेश का खेमा हराएगा, और जहां अखिलेश खेमे के लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहां शिवपाल खेमा उनको हराएगा। तो इसमें होगा क्या कि जो सपा का जो बेस वोट है यादव समाज का, वो दो खेमों में बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में मेरा फिर से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना थोड़ा भी वोट सपा को देते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कोर्ट ने आजम खान को क्यों लगाई फटकार। Just hit the off stump. And right on line again. The ball bang on target, and that hits middle and off.
मुलायम के कुनबे में क्या फिर मचेगा कोहराम? क्या शिव को रास आएंगे रामगोपाल? अमर सिंह क्या फिर चलाएंगे अपना सियासी बाण? भाई और बेटे के बीच रामगोपाल की भक्ति की आखिर ऐसी क्या है मुलायम की मजबूरी? मुलायम के रामगोपाल देखिए स्पेशल रिपोर्ट रात 8 और 10 बजे सिर्फ इंडिया वॉच पर। ये अच्छा आइडिया है यार, कार में ही बार। इसे कहते हैं कारोबार। पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस तो तब पकड़ेगी ना जब गाड़ी इधर उधर जाएगी। मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। संभाल के। अबे इधर तू पापा, बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। आज घर जल्दी आओगे? शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। आपके परिवार को आपकी जरूरत है। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता आजम खान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने साफ कहा कि गैंगरेप मामले पर आजम खान माफीनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आजम अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार है कि उन्होंने पीड़िता को दुख पहुंचाया है। कोर्ट के इस रुख के बाद आजम खान बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि पीड़िता का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में महीने भर की दर कराने का आदेश दिया है। साथ ही उसका पूरा खर्चा भी यूपी सरकार को उठाना होगा। केंद्र ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेप जैसे अपराधों पर नेताओं का गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को आजम के माफीनामे पर विचार किया जाएगा। नोटबंदी पर लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। शादी के इस मौसम में नोटबंदी ने उन घरों की परेशानी बढ़ा दी है जहां शादी की तैयारियां चल रही है। सरकार के पास जैसे जैसे लोगों की मुश्किलें सामने आ रही है, सरकार नए नए ऐलान कर रही है। हर ऐलान का एक ही मकसद है, लोगों को राहत मिले। आज भी एक ऐसा ही ऐलान हुआ। नए ऐलान के बाद जिन घरों में शादी है वो एक बार में 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। कुछ के लिए ये खबर बेशक थोड़ी राहत भरी थी, लेकिन सरकार ने इसके साथ एक और फैसला सुनाया। कहा अब एक बार में एक दिन में सिर्फ 2,000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकेंगे। इससे पहले एक दिन में पुराने नोट बदलने की लिमिट 4500 रुपए थी। रबी फसलों की बुआई का सीजन देखते हुए सरकार ने किसानों को भी थोड़ी राहत दी है। अब किसान एक हफ्ते में 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। जिनके घर में शादी है वो कार्ड दिखाकर बैंक से 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। अभी शादी वाले घर में माँ बाप, लड़की और लड़के अपने अकाउंट से ये पैसे निकाल सकते हैं। उन्हें पैन नंबर व सेल्फ डिक्लेरेंस भी देना होगा। किसानों को बुआई में दिक्कत ना हो, इसके लिए एक हफ्ते में 25,000 रुपए बैंक से निकाल सकते हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगा। वाकई बीज और खाद खरीदने के लिए परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। Marriage for wedding ceremonies which are going on up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or the those who are getting married. And these accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card. And और अब बात शाही शादी की, जहां सरकार नोटबंदी के बाद शादी वाले घरों को सिर्फ 2.5 लाख में शादी कराने की सलाह दे रही है। वहीं एक ऐसी शादी भी हुई जिसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने, पूरे 500 करोड़ की शादी।
वाकई एक ऐसे देश में और ऐसे वक्त में जब देश के लोग कैश के लिए लाइन में खड़े हो, वहीं एक शादी में 500 करोड़ रुपए उड़ाने वाली खबर हैरान करने वाली है। माइंस कारोबारी और पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी ब्रह्मणी की शादी में 500 करोड़ रुपए फूंक दिए। वैसे हम आपको बता दें कि जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी के नेता हैं और गलत तरीके से पैसा कमाने के मामले में फंसकर 3 साल जेल की सजा भी काट चुके हैं। शादी दक्षिण में हुई, लेकिन दर्द आम आदमी को भी हुआ। जी हां, अरविंद केजरीवाल इस शादी पर आज जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे वक्त में जहां लोगों को नोट बैन से परेशानी हो रही है, बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। कल जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी हुई है बेंगलोर में। जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्र हैं। खजानों के बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने अपनी बेटी की शादी में, 500 करोड़ रुपए। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कितनी बेटियों की शादियां टूट रही हैं, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की शादियां टूट रही हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके पास 2-2 हजार रुपए के। केजरीवाल जनार्दन रेड्डी पर बरस रहे थे, या उनका गुस्सा 500 करोड़ की शादी को लेकर था, या फिर उनके निशाने पर बीजेपी थी, ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। खैर, अब बात रुस्तम की। जी हां, इसे रुस्तम हिंद कहना ज्यादा ठीक होगा। पाकिस्तान और चीन को जवाब देने के लिए अब रुस्तम 2 आ गया है। भारत के डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक और नई सफलता मिली है। भारत ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन रुस्तम का सफल टेस्ट किया। या रुस्तम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और इसे तापस 2001 के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और घने बादलों के पार भी निशाने को देख सकता है। इसे तापस 201 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब यह रुस्तम 2 बन गया है। डीआरडीओ की बेंगलुरु सेंटर ने इसे डिजाइन किया। इसका वेट 2 टन है और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक अलग टीम ने इसे टेस्ट में पास किया। इसके सशस्त्र बलों के पायलटों ने भी सहयोग किया है। और बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द इंडियन टीम में शामिल हो सकते हैं और ये मौका उन्हें दे रहे हैं फिल्म डायरेक्टर कबीर खान। जी हां, डायरेक्टर कबीर खान अपनी अगली फिल्म में रणवीर को कास्ट करने वाले हैं, जिसमें रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभाने वाले हैं। वेबसाइट में आई खबरों के मुताबिक कबीर खान फिल्म बनाने जा रहे हैं जो 1983 वर्ल्ड कप में हुई इंडिया की हिस्टोरिकल जीत पर थी, जिसमें टीम इंडिया के संघर्ष की दास्तां बयां की जाएगी। किस तरह से टीम इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराया था, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कपिल देव की बायोपिक भी हो सकती है। आपको बता दें कि 1983 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेटर कपिल देव ने अहम भूमिका निभाई थी। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार। मुलायम के कुनबे में क्या फिर मचेगा कोहराम? क्या शिव को रास आएंगे रामगोपाल? अमर सिंह क्या फिर चलाएंगे अपना सियासी बाण? भाई और बेटे के बीच रामगोपाल की भक्ति की
आखिर ऐसी क्या है मुलायम की मजबूरी? मुलायम के रामगोपाल, देखिए स्पेशल रिपोर्ट रात 8 और 10 बजे सिर्फ इंडिया वॉच पर। ये अच्छा आइडिया है यार, कार में ही बार। इसे कहते हैं कारोबार। पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस तो तब पकड़ेगी ना जब गाड़ी इधर उधर जाएगी। मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। बचा, काट, निकाल, देख, संभाल के। अबे, किधर तू?